हम लोग आज आयुर्वेद में भोजन के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आयुर्वेद का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर कोई तो भोजन है। भोजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। ठीक है, तो जीवन की कल्पना साकार है तो भोजन के कारण। अलग अलग जीवों का भोजन अलग अलग तरह का होता है। अगर इंसान की बात करें तो इंसान में भी जीव भी जो है ना अलग अलग तरह के हैं, और व्यक्ति का जो भोजन है उसकी प्रकृति के अनुसार नेचर के अनुसार होना चाहिए। अगर ऐसा खाना लेते हैं जो उसके प्रकृति के अनुसार नहीं हो, उसको नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसा भोजन जो उसकी प्रकृति से मैच करता है तो उसको पहुंचाएगा। तो हम लोग उस भोजन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें फायदा पहुंचा सकता है। हमने अभी तक जाना है कि वात पित्त कफ क्या है और तीनों के बारे में डीप लेवल तक चर्चाएं की हमने। और आयुर्वेद को एक्चुअली बीच में छोड़ के तो मुद्रा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है आयुर्वेद को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आजकल में, उसके बाद जो है मुद्रा के भी क्लासेस लेंगे। नया बैच जो है वो 8 तारीख से स्टार्ट होना है, उसके पहले हम लोग को ये कंप्लीट करना है। आज 4 तारीख है, 4 दिन और है हमारे पास आयुर्वेद के लिए और मुद्रा विज्ञान के लिए। ठीक है, तो सर शुरू करें तो पहले माइक बंद करवा दीजिए प्लीज। माइक तो हम ही बंद कर देते हैं, बहुत डिस्टरबेंस आता है। तो देखिए सबसे पहले तो वात प्रकृति के लोग हैं। हमने सबसे पहले वात पर चर्चा की और यहाँ भी वात पर ही सबसे पहले चर्चा होगी। हमने वात के बारे में जाना कि वात क्या है। ठीक है, तो रूखा कुछ भी अगर रूखा है तो वो उसमें वात है। ठीक है, अगर कुछ भी जो है ठंडा है तो उसमें वात है। ठीक है, रूखा, खुरदरा, ठंडा और सूक्ष्म है, पतला है, हल्का है, तो उसमें वात है। और वात जिसमें होगा ये उसमें ये सभी होंगे। वात सुखाने वाला होगा। ठीक है, तो वात का समन करने वाले जो भोजन है, जिन व्यक्तियों की प्रकृति वातज है, उन्हें वात का समन करने वाले मतलब कि भोजन लेना चाहिए। और ऐसे भोजन जो है चिकने होते हैं, खाने में गरिष्ठ होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम हल्का होगा, खाया और पता ही नहीं चला। खाएंगे तो आपको वजन महसूस होगा। इसको गरिष्ठ या भारीपन करते हैं। उनमें नमी होती है। ठीक है, मतलब सूखे नहीं होते हैं। सूखे होंगे तो वात बढ़ेगा और गीले होंगे तो वात घटेगा। और तेल जो होते हैं उनमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पचाने में समय लगता है। इसलिए तेल जो है वो सभी वात का समन करने वाले हैं। अगर घुटने में दर्द हो तो घुटनों में हम लोग तेल की मालिश करते हैं, कहते हैं कि वात बढ़ गया है। तो अगर तेल का मालिश से घुटनों में फायदा होगा ना, तो इसका मतलब ये भी है कि आप तेल का भोजन में भी उपयोग करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। लेकिन शुद्ध तेल होना चाहिए, ये प्रचार वाले तेल नहीं होने चाहिए। भोजन के सेवन से शरीर में क्या होता है कि टिश्यूज जो है उनका निर्माण होता है। अब ये जो है भोजन कैसे हो सकता है? खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीता, कस्सा, 6 स्वाद कहलाते हैं।
सटरस। ठीक, अब इनमें जो है अन्न से बने पदार्थ घी के साथ लेना। जैसे कि आप रोटी बना रहे हैं, अनाज है ना? घी के साथ जो है अगर आप रोटी लेते हैं तो ये जो है वात नाशक हो जाएगा। गर्म भोजन लेना वात का नाश करना है। तो अगर भोजन व्यक्ति लेता है और जो गर्म नहीं है तो निश्चित रूप से वात बढ़ा सकता है। इसलिए जिनको वात से बचना है वो गर्म भोजन ही लें। सूप लें, सब्जियों का सूप जो है वो ले सकते हैं। जूस और सूप में अंतर है, जूस ठंडा है, सूप गर्म है। जूस जो है आपको वात बढ़ा भी सकता है, कई बार बढ़ाता भी है। और जब वही आप फल लेंगे तो वो जो है आपका वात नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो सूप, जूस की जगह सूप अगर प्रेफरेंस रखेंगे, जिनको भी मतलब कि दर्द वगैरह की शिकायत रहती है वो लोग जूस की जगह सूप को प्रेफरेंस में रखेंगे। अन्न जो जब खाते हैं तो उनका जो छिलका होता है वो चोकर जिसे हम लोग करते हैं, ठीक है, वो जो है वात दोष को काटने वाला होता है। इसलिए अन्न के साथ अगर आप मतलब कि ले रहे हैं, जो अनाज ले रहे हैं तो वो पॉलिश किया हुआ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। और ऐसा तो सस्ता मिलेगा आपको, जो अनाज पॉलिश किया नहीं हो तो और सस्ता मिलना चाहिए। तो मोटा अनाज, ठीक है, आप उसे कर सकते हैं। जो मोटे अनाज होते हैं वो सभी यहाँ पर है। गेहूं जो है इस प्रेफरेंस में सबसे पीछे है। इसके अलावा जो मतलब कि जितने भी अनाज हम लोग ले रहे हैं ना, उसमें गेहूं जो है सबसे कम मात्रा में लेना है। आप बाजरा ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं, मकई ले सकते हैं, कॉर्न। ठीक है, ये सभी जो अनाज है, जितने भी जो अनाज को हम गिनती कर रहे हैं वो सभी जो है हितकारी है वात रोगों के लिए। और सतावर, चुकंदर, गाजर, खीरा, हरी फलियां हैं, मूली है, भिंडी है, ठीक है, प्याज, शलगम, लहसुन, ठीक है, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, कच्चा सलाद, ठंडा, चीनी, मैदा ये नहीं लेना है। ठीक है, और फल आप ले सकते हैं। देखिए आपने क्या कहा, अगर आम को आप ले रहे हैं या फिर सेब को ले रहे हैं, आप जूस ले रहे हैं तो वात बढ़ा सकता है, लेकिन आप उस फल को खाएंगे तो वात नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना भी फल है जैसे केला, संतरा, तरबूज, खरबूज, खीरा, ठीक है, आम, नारियल, ये साधारण तौर पर सभी हम फल ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कच्चा सलाद नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान रखें खाने के पहले या खाने के साथ भी। लंबी और हरी पत्ती की चाय पीना हित करनी है। ठीक है, अच्छा, मतलब जिसे हम लोग ग्रीन टी कहते हैं। धूम्रपान, शराब, जंक फूड ये सब जो है वात विकृति वाले लोगों के लिए घातक है। वात जो है ना बीमारियों की जड़ है। अगर आप वात दोष से ग्रसित हो गए तो फिर आगे जाके पित्त और फिर कफ से भी ग्रसित होंगे। इसलिए वात से हमेशा बचकर रहना है। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, हरा पत्ता वाला सब्जी, सैलरी भी उसी तरह का हो गया, मटर हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, तोरई, हम लोग इसको कहते हैं कि इससे वात हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि देहात में कि ये सब वातर है, तो ये आपको नहीं लेना। ठीक है, मतलब वात प्रकृति के हैं तो नहीं लेना है। ठीक है, अगर ये सब्जी आपको चाहिए कि नहीं ये तो हम छोड़ नहीं सकते, तो इनको अच्छे से पका लेना है ना, घी में या फिर
आपका तेल है, उसमें जो है आप इनको प्रोसेस मतलब कि बिना तेल के नहीं खाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें जो विटामिन है, प्रोटीन है, तेल के साथ ही मिक्स होके जा सकेगा, तो बिना तेल के आप इनको नहीं खाएंगे। इसमें पियर्स आप जान रहे हैं, नाशपाती कहते हैं, सेब और अनार, ये बात बढ़ाते हैं, लिमिटेड मात्रा में सेवन कर सकते हैं। और हर मसाला जो है थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, परंतु जब अत्यधिक वात हो, ठीक है, तो किनसे बचना होगा? प्रकोपित वात हो मसालों में लाल मिर्च, धनिया और मेथी का जो है सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे ऐसा नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये आप बैलेंस होके करेंगे, क्योंकि जहाँ तक हम समझते हैं कि कोई भी भोजन जो है बैलेंस अगर किया जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। पित्त जो है शरीर को गर्म करता है और इसका स्वभाव जो है गर्म है, तीखा है और ऑयली है, और ये कैसा है? हल्का पीला रंग का। और पित्त का जो शमन करने वाले भोजन है उनको आप यूज कीजिएगा तो पित्त का शमन होगा, पित्त जो है कंट्रोल में होगा, ठीक है। और पित्त को जो है कंट्रोल करने के लिए आप दूध, खीर, चावल इनका प्रयोग कर सकते हैं। और बॉयल जो सब्जियां हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। फलों का सेवन जो है बहुत ही अच्छा है। और हल्के मसाले, जैसे एक होता है गरम मसाला और एक होते हैं तेल वाले मतलब मसाले, तो गरम मसालों की जगह अगर आप धनिया, जीरा, पुदीना ये सब लेंगे तो पित्त को कंट्रोल कर पाएंगे आप। और मेहनत जो है ना बहुत ज्यादा करना जिससे शरीर में गर्मी हो, सही नहीं। शरीर को ठंडक में रखना ये सही है। बहुत ज्यादा धूप या गर्मी में या फिर ऐसे काम नहीं करना जिसमें बहुत ज्यादा धूप में रहना पड़ता, तो जिसका पित्त प्रकृति है उसका पित्त बढ़ जाएगा। घी का उपयोग करें, नारियल तेल का उपयोग करें, ऑलिव ऑयल का उपयोग करें, ठीक है। इलायची है, अंकुरित अनाज है, कच्चा सलाद जो है ये पित्त वालों के लिए हानिकारक है। हालांकि हम लोगों ने वात वाले लोगों को मना किया था, लेकिन पित्त वाले लोगों को अंकुरित अनाज, कच्चा सलाद और इलायची ये सब आसानी से पच जाएगा, क्योंकि पित्त जो होता है ना वो गरिष्ठ भोजन को भी पचा सकता है, जिनमें से ये सभी आ जाते हैं। तो पित्त को शांत भी करते हैं ये, इसलिए भी हमें लेना चाहिए, ठीक है। सुबह में कच्चा सलाद खाना चाहिए, फल सब्जी खानी चाहिए पित्त वाले रोगियों को। और पित्त बढ़ाने वाली जो है चीजें जैसे लाल मिर्च है, अदरक है, सौंठ है और तेल वाले जितने भी चीजें हैं, ठीक है, उनसे परहेज करना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा तेल मसाला यूज करेंगे, गरम मसाले यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा उनका पित्त जो है बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब शराब हुआ, धूम्रपान हुआ, कॉफी हुआ, ठीक है, ये सब शरीर में संतुलन बिगाड़ेंगे, इसलिए जो है इनसे आपको बचना है। खट्टे भोजन मैंने हमेशा कहा कि ये पित्त को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अचार, सिरका और मसालेदार भोजन, किण्वित भोजन, किण्वित मतलब किण्वन मतलब ना फर्मेंट करना, ठीक है। किण्वन मतलब होता है ना फर्मेंट करना। फर्मेंट मतलब आप नॉर्मल में जैसे कह सकते हैं कि रात भर हम लोग छोड़ देते हैं दही, दही में जो है किण्वन होता है, फर्मेंटेशन।
दूध में तो वो दही बन जाता है। उसी तरह जो है जब हम लोग इडली बनाते हैं तो वहाँ भी जो है रात भर जो है जो बैटर है उसको छोड़ देते हैं तो वो फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है ना कि उसमें ऐसी जीव राशि उत्पन्न हो जाना जिसको आप खाते हैं तो आपके वो मतलब डाइजेशन को मजबूत करें, मतलब कि वहां पर जाके जो है वो बैक्टीरिया जो है पनपे। ठीक है। और बादाम, मकई, तिल का तेल, सरसों का तेल, ये तेल जो है ना पित्त को कंट्रोल से बाहर कर देते हैं। तो ये पानी लेके आओ गाढ़ा वाला पानी। तो तिल का तेल, सरसों का तेल, ये मतलब जो तेल है वो पित्त को तो बढ़ाएंगे ही ना, तो इनसे बच के रहना है। ठीक है। और खट्टे मसालेदार भोजन से भी बच के रहना है। ठीक है। और जो फर्मेंटेटेड भोजन है, ठीक है, उनसे भी आपको बच कर रहना है। और पित्त बढ़ाने वाले में चुकंदर आते हैं, गाजर आता है, बैगन भी आता है, लाल मिर्च, प्याज, पालक, टमाटर, ये सब जो है पित्त को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लिस्ट आपके पास चूंकि मिल गई होगी या फिर मिल जाएगी। तो चुकंदर, गाजर, बैगन, लाल मिर्च, प्याज, ये सभी पित्त में वृद्धि करते हैं। ठीक। और राई है, बाजरा है, छिलके वाला चावल लेना उचित नहीं है, वात रोगियों के लिए काफी उचित था। ठीक है। लेकिन पित्त वाले लोगों के लिए ये पित्त बढ़ाता है। तो इस लिस्ट को जो है, जो अपनी अपनी लिस्ट है, जो जैसे वात वाले लोग हैं वो अपने वात कारक चीजों को जो है लिस्ट में अपना रखेंगे, ये चीज नहीं खाना। पित्त वाले जो है अभी आपने सुना ही, उसी तरह से कफ वाले भी जो है सुनेंगे और वो क्या करेंगे, अपनी इस लिस्ट को जो है अपडेटेड रखेंगे। उसमें नई नई चीज जोड़ते रहेंगे कि क्या वो आपका है या कौन पित्त का है। ठीक है। कफ मतलब होता है भारी, ठीक है, चिकना, ठीक है, ठोस। सोना खत्म हो गया था ना, इसे थोड़ा सा था, फिर थोड़ा डाल दे। जाओ पानी। तो ये जो है जो कफ बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हैं, आप देखिएगा कि वो सभी जो है सबसे पहले तो ठंडे हैं, और दूसरा चीज है चिकने हैं। तो अगर कफ का शमन करना है तो ऐसी चीज का भोजन कीजिए जिससे कफ का शमन होता हो। ठीक है। और इसके लिए वात गुण वाले भोजन जो है ज्यादा अच्छे हैं। तो जो भोजन जो है, ठीक है, उसमें वात गुण है वो कफ के लिए अच्छा है। जैसे कड़वा, तीता, कसाय, कटु, तिक्त, कसाय, ये तीन स्वाद जो है आपको कफ को काटते हैं। ठीक है। त्रिकटु का आपने नाम सुना होगा। तो त्रिकटु मतलब कफ चीज वाली चीजों को दूर करने के लिए। ठीक है। तो कटु है, कटु स्वाद उसका, कड़वा। ठीक है। अब और भी चीजें हैं, चौलाई है, साग है, ठीक है, और हरी पत्तेदार सब्जियां जो स्वाद में कड़वा या कसली होती है। ठीक है। जौ हुआ, मकई हुआ, चावल खाना बेकार है। ठीक है। फूला हुआ चावल मतलब कि आप इसको फरही जिसको कहते हैं, या फिर
पोहा भी कहते हैं जिसको, मतलब कि जब चूड़ा का बनता है तो वो भी बहुत अच्छा है। जो चूड़ा जो है स्पेशली जो हम लोग के, अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो बहुत आसानी के साथ उपलब्ध होता है। साउथ में इसको पोहा के नाम से जानते हैं। कफ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है सुबह अगर जो है चूड़ा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो राइस फ्लेक्स आप कर सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स के जैसा है, ठीक है। तो ये भी कफ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिनको भी कफ की समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, उन्हें ये खाना चाहिए। कफ मतलब कोलेस्ट्रॉल, उनके लिए ये अच्छा है। हल्का गर्म भोजन, हमें कफ वाले लोगों को ठंडा भोजन नहीं देना है, खुद भी नहीं लेना है। जिन्हें कफ की समस्या, खांसी वगैरह बराबर रहती है, वजन बढ़ा हुआ है, तो कभी भी ठंडा भोजन नहीं करेंगे। और सूखा भोजन जिसमें पानी अधिक ना हो, ठीक है, क्योंकि पानी जितना ज्यादा रहेगा वो कफ को बढ़ाएगा, ठीक है। और जितना भी चिकनाई वाला भोजन है, जिसमें मक्खन हुआ, तेल हुआ, फिर ये चीनी भी, ये फैट, ये सब क्या है ना, चिकनाई मतलब क्या होता है, कफ। और आप जो है चिकनाई वाले भोजन लेंगे जैसे मक्खन, तेल वगैरह, तो आपका कफ बढ़ेगा ही, ठीक है। तो चिकनी चीजों से भी परहेज करेंगे जितने कफ के मरीज हैं। गर्म भोजन लेंगे, ठंडा भोजन कभी नहीं लेंगे। और सब्जियां तो ले सकते हैं कफ वाले लोग, ठीक है। मीठे जो है ना, रसीले जो फल है, ठीक है। जैसे कफ बढ़ा हुआ ना, तो जैसे फेफड़ों में आपका कंजेशन हो सकता है, या फिर हार्ट में आपका ब्लॉकेज हो सकता है, फैट हो सकता है, डायबिटीज होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मीठा और जो रसीला फल है उसको क्या करेंगे, परहेज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इनमें रस है, दूसरा मीठे भी, तो जो कफ को बढ़ाने के लिए काफी है। अब कुछ सब्जियां जैसे खीरा हो गया, कद्दू हो गया, कचालू, टमाटर, खीरा, तोरई, कफ को बढ़ाते हैं, तो आप इनसे भी परहेज करेंगे, ठीक है। और सोयाबीन को मना किया जा रहा है, अदरवाइज ले सकते हैं, लेकिन बीन जिस तरह की चीजें होती हैं उनको परहेज करते हैं, ठीक है। अदरक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कफ के रोगी होते हैं तो अदरक का सेवन करना चाहिए। अदरक को जो है ना एक्यूप्रेशर में बहुत ज्यादा मान्यता दिया गया है, स्प्लीन की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए। और अदरक का रस, उसका डिटॉक्स वाटर भी बनता है, उसका बहुत ही ज्यादा जो है व्यवहार चाइनीज एक्यूपंक्चर में किया गया है। तो अदरक के रस को जो है बहुत वैल्यू दिया गया है, कफ के सभी समस्याओं के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो है लाल मिर्च जो है ना कफ के लिए अच्छा माना गया। अगर आप लाल मिर्च का मतलब तीखा सूप बनाइएगा ना, तो कफ को दूर करने में मदद मिलेगा। बहुत ज्यादा खांसी वगैरह होती है ना, तब जो है आप टमाटर का सूप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें मिर्च ज्यादा होनी चाहिए, और अगर लाल मिर्च हो तो और भी अच्छा है। ये तीखापन, जो तेज जो तीखापन है, कफ को जो है कम करने के लिए बहुत ही अच्छा मनाता है। दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो कफ बढ़ाते हैं, इसलिए खीर वगैरह जो है नहीं लेना, ठीक है। और तेल हो गए, खट्टे हो गए, अच्छे नमकीन भोजन भी जो है आप कफ को बढ़ाते हैं। कड़वा भोजन, तीता भोजन, कस्सा भोजन, ये इसको जो है
आपको अपने भोजन में शामिल करना अगर आप कफ के मरीज हैं तो। ठीक है। भोजन के साथ ही जो है, ठीक है, अगर आलसी है व्यक्ति तो भी कफ बढ़ता है, तो आलस को त्यागिए। इसके अलावा कंजूसी करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत सारी चीजें जमा करके रखते हैं। कंजूसी का मतलब है ना कि चीजों को नहीं छोड़ना, अपने पास रखना कि मेरा है। ठीक, उसी तरह शरीर भी अगर यही सोच ले, जो आप जो सोचते हैं ना वही आपका शरीर भी सोचता है, क्योंकि दोनों का दिमाग एक ही है। आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई ये मेरे पास जमा रहेगा, ये जमा रहेगा, ये जमा रहेगा, हम नहीं करेंगे, मेरे पास रहेगा। तो उसी तरह से शरीर भी जो है ना चीजों को जो है छोड़ता नहीं है। जो उसके पेट में गया उसको जो है वो पचा कर शरीर से बाहर नहीं करता। उसकी प्रकृति बन जाती है कि नहीं इसको रोक कर, ये मेरा है, जो शरीर में आ गया सो मेरा है। तो भोजन आप खा रहे हैं कि शरीर उसको जो है छोड़ नहीं रहा। तो इस तरह से कफ के कारण शरीर मोटा बनता है। तो जो आपके भीतर जो विचार है, लालच है और आलस्य है, यही जो है आपको कफ तो उसको बढ़ाता है। ये तो हमने कहा ही रसीले फल जो है खाना हितकर नहीं। ठीक है। अब जो है जीवन में अलग अलग समय में जो है अलग अलग जो है कफ की स्थिति बनती है। ठीक है। जब बच्चा जो जब छोटा होता है ना तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो है ना कफ की मात्रा होती है, उसको पोषण की जरूरत होती है ज्यादा। और पोषण कब से आता है? कफ जो है बच्चों में ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें कफ की बीमारी बहुत ज्यादा होती है, उन्हें बचा कर रखना पड़ता है कफ की बीमारियों से। ठीक है। और बच्चे जो है आप देखिए उनको कफ की जरूरत भी होती है, तो वो जो है ना चीनी मीठा खाने का मन करता है। अपनी लाइफ में देखिए कि जो बचपन में आप बहुत ज्यादा मीठा खाते थे लेकिन अब उतना मीठा पसंद नहीं करते। स्वीट कार्विंग जो है कफ होने का सिग्नल। व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, नौजवान हो जाता है, तब उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और हीट उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग पित्त करते हैं। ठीक है। तो हार्मोन का चेंज होना। ठीक है। और इस दौरान जो है व्यक्ति को ताकत की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने जो है काम को कर सके। ठीक है। इस समय ताकत, चिड़चिड़ापन, ये सभी आते हैं। और गुस्सा जो है ना वो ताकत बढ़ाने का एक सिस्टम है। गुस्से से आपकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आप किसी का भी सामना कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो जिस व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उस समय उसका दिमाग जो है बहुत बड़ा हुआ होता है, उसको बहुत नॉलेज होता है। ठीक है। लेकिन उस समय उसको दर्द भी बहुत होता है जो कि वात के लक्षण है। भूख जो है अब धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है। और मानसिक सक्रियता भी कम होने लगती है। शरीर सूखने लगता है, ड्राइनेस आ जाता है, और वात जो है ड्राइनेस का लक्षण है। इस तरह से जीवन के विभिन्न चरण में वात पित्त कफ का जो है इस तरह से बढ़ता है। ठीक है। एकदम एग्जैक्ट सीमा नहीं है, लेकिन आप बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये मतलब कि मान कर चलिए तो 14 से 16 साल तक जो है कफ रहेगा, उसके बाद पित्त बढ़ेगा, और उसके बाद वही आप 50 साल के बाद आप मान कर चलिए कि कफ बढ़ेगा। ठीक है। और ये जो टेस्ट है ना, ठीक है, 3 तरह का, 6 तरह का टेस्ट है। ठीक है। तो ये तीता मतलब बीटर, स्वीट मीठा, एस्ट्रिंजेंट, पंगनेंट,
शोर, ये आपके वात पित्त कफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो है एक हुआ मसालेदार भोजन, खट्टा भोजन और नमकीन भोजन, ये गर्मी को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ भोजन है जो कूल करते हैं। मीठा खाना, तीखा खाना, तीता खाना तो बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगा, और कड़वा खाना टेम्परेचर को कम करेगा। ठीक है। इसके बारे में हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं। 6 तरह के स्वाद हैं जिन्हें हम लोग ये सटरस कहते हैं। अभी ये जो है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देखिएगा तो खट्टा है। खट्टा यहाँ देख रहे हैं वात मैनेज करता है, पित्त और कफ को बढ़ाता है। ठीक है। साल्टी, अगर जो नमकीन है, ठीक है, जो भी नमकीन भोजन है वो आपका, इसमें आप देख रहे होंगे साल्टी वाले जो हिस्से में पित्त माइनस रखा हुआ है, जो पित्त को जो माइनस करता है, लेकिन ये वात को माइनस करता है, लेकिन जो है कफ को बढ़ाता है। तो जितने भी नमकीन चीजें हैं कफ को बढ़ाती है और पित्त को भी बढ़ाती है। ठीक है। तो इस तस्वीर चूंकि आपको ये मिल गया होगा, तो अभी जो है ये तीता जो है उसमें आप देख लीजिए, आप तीता में जो है भी ये सभी चीजें दे सकते हैं। ठीक है। वो तीता जो भोजन है वात को बढ़ाएगा, पित्त कफ को घटाएगा। और कड़ुआ जो है, कटु, वात को बढ़ाने वाला है, पित्त कफ को घटाने वाला, जो सबसे ऊपर है। ये जो भोजन है इनके स्वाद से भी पता चलता है कि किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए। तो कटु, तिक्त, कसाय, 3, ये कड़वा, तीता, कसा, एक ये हुआ, और खट्टा, नमकीन, मीठा, ये एक हुआ। तो ये जो 3 चीजें हैं ना हमारे शरीर के धातु को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। ये आपका मीठा, नमकीन और खट्टा। बाकी जो है कड़वा, तीखा, कस्सा, ये शरीर को घटाने वाले माने जाते हैं। ठीक है। अब जो है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा। तो हमारे जो टेस्ट है ना वो आपके माने गए हैं 6, और ये जो हम भोजन लेते हैं उसमें सभी टेस्ट मिले तो सबसे अच्छा माना जाता है। और एक थाली जो है आपकी बैलेंस थाली है, उसमें सभी 6 रस मिले। ठीक है। उसमें मीठा भी होना चाहिए, उसमें तीता भी होना चाहिए, नमकीन भी कुछ होना चाहिए, और कसाला भी होना चाहिए। तो बैलेंस में सभी स्वाद एक थाली में होनी चाहिए। और अपने प्रकृति को समझकर जो है, अच्छा, उसके बारे में बताया गया आगे।
उसको अपना भोजन तय करना चाहिए। 6 रस जो है उचित उपयोग करना चाहिए और वात पित्त का फिर कंट्रोल में रहेगा। ठीक। और इसके अलावा जो है भोजन में जो रस, जैसे किसी को मिठाई ज्यादा पसंद, तो कफ की बीमारी तो बढ़ेगी। तो भोजन जो कर रहा है जो व्यक्ति, वो जैसा भोजन करता है, जिस टेस्ट का भोजन करता है, उसी के अनुसार जो है उसके शरीर में दोष की उत्पत्ति होती है। अब नमकीन बहुत ज्यादा खाने वाले लोग हैं, नमक ज्यादा लेते हैं, उनको देखिए वात दोष हो गए, किडनी के प्रॉब्लम जो है होते हैं। तो यह जो है व्यक्ति की ऐसी भावना है, जैसी इच्छा है, उसी के अनुसार जो भोजन करता है और बीमारियों को गले लगाता है। 3 रस जो है वात पित्त कफ को बढ़ाने वाले होते हैं और 3 रस वात पित्त कफ को घटाने वाले होते हैं। ठीक है। जैसे कफ वर्धक जो है, जो मीठा और खट्टा नमकीन, मीठा खट्टा नमकीन जो बात की हमने, तो ये जो है कफ को बढ़ाते हैं। और कड़वा तीता कसादा, ये तीनों खाइएगा तो कफ को घटाते हैं। ठीक है। तो मीठा खट्टा नमकीन जो है आपके कफ को बढ़ाते हैं। कफ जिनको है इन चीजों से बच कर। अब जो है पित्त, तो नमकीन खट्टा और कड़वा, अब यहाँ कॉम्बिनेशन बदल गया। पित्त जो है कड़वा नमकीन और खट्टा से बढ़ता है। खट्टा से तो पित्त बढ़ता ही, जाने रहते, नमकीन से भी बढ़ता है और कड़वे से भी बढ़ता है। तो बाकी कौन बच गए? मीठा और कसाला, ठीक है, तीता, ये जो है पित्त को जो है समन करते हैं। तो आप जो है ये लिस्ट देख के समझ सकते हैं, 3 जो एक दोष को बढ़ाने के लिए 3 स्वाद लगे हुए और उसको घटाने के लिए 3 स्वाद लगे हुए। इस तरह से आप अपने शरीर को, जैसे किसी को रेगुलर गैस की बीमारी है, ठीक है, तो पित्त का जो अगर बीमारी है, ठीक है, तो आपको जो है मीठे चीज का सेवन करना चाहिए, जैसे कि खीर, ठीक है। खट्टे चीजों से बचना चाहिए, जैसे अचार वगैरह हो गया। नमकीन चीज चिप्स वगैरह से जो है बचना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने स्वभाव को जानकर उसके हिसाब से भोजन तय कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पीडीएफ मिल जाएगा तो ये चीजें आपके पास और भी क्लियर हो जाएगी। मौसम भी जो है उसका भी एक लिस्ट है कि एक सीजन होता है ना, उसमें कोई दोष बढ़ जाता है और फिर कोई सीजन होता है उसमें कोई दोष घट जाता है। ठीक है। तो हर दोष जो है मतलब एक सीजन में शांत रहता है और अगला सीजन में उसमें दोष आ जाता है और फिर उसका अगला सीजन में वो दिखने लगता है। मतलब पहले दोष शांत होते हैं, फिर सीजन बदलता है तो उसमें प्रॉब्लम पैदा होता है, लेकिन वो दिखता नहीं, फिर अगला सीजन में वो दिखने भी लगता है। ठीक है। और जैसे वात रोग है, गर्मी के सीजन में ये संचित होता है। गर्मी का जब सीजन होता है ना तो वात दोष जो है ना जमा होता है प्रकृति में और शरीर में भी। और जब वर्षा जब होती है उसमें वो कुपित हो जाता है। फिर सर्दी आती है तो वो शांत भी हो जाता है। तो तुरंत चूंकि कुपित नहीं होता है, समय लगता है, इसलिए जो है सीजन के अनुसार जो है ये बदलता रहता है। अब जो है पित्त जो है वर्षा में जो क्या है, जो समय है उसमें पित्त जमा हो रहा है शरीर में। अब ठंडा का जब अगला मौसम जब ठंड का आएगा तो उसमें वो कुपित हो जाएगा, पित्त बढ़ जाता है ठंड में। ठीक है। और जब अगला मौसम आएगा बसंत का, उसमें वो शांत हो जाएगा।
तो वर्षा में पित्त संचित होता है, गर्मी में वात, और शिशिर में जो है ना कफ। ठीक है। बसंत में कुपित होता है। बसंत में देखिए जब सीजन चेंज होता है उसमें बहुत सारे लोगों को कफ की समस्या आ जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में जो है कफ आपका शांत हो जाता है, गर्मी आ गई तो कफ शांत हो गया। और शिशिर जो है ना वो क्या है, ठंड और बसंत के बीच का समय, उस समय कफ जमा होता रहता है शरीर में। इस तरह से यह एक चक्र चलता रहता है। तो मौसम आप समझ लीजिए, जैसे कि अभी आपका बारिश आया नहीं है अभी, ठीक है, तो गर्मी है, तो वात अभी जमा हो रहा है, बारिश में कुपित हो जाएगा। ठीक है। तो बरसात जब आएगा ना तो सबका दर्द वगैरह बढ़ जाएगा। तो आप कहिए कि बारिश के कारण दर्द तो बढ़ गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप गर्मी में जो है ना वात को संचित किए हुए थे ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा ही फ्रिज का पानी पी लिया। अब पीजिएगा आप गर्मी में, प्रॉब्लम उस समय आपको ज्यादा नहीं होने वाला है बरसात का सीजन में। तो इस तरह जो आप अभी खा रहे हैं ना उसका प्रभाव अभी तुरंत दिख जाए ये जरूरी नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम तो खाते पीते कहाँ कुछ होता है, लेकिन उनको होता है उस समय जब समय पार हो चुका होता है, अगला सीजन आ चुका होता है। ठीक है। अब गर्मी का समय है, गर्मी का समय में जो है ना पित्त जो है ये वात तो हो गया, पित्त जो है गर्मी का सीजन है, इसमें पित्त जो है ना बरसात में जो है पित्त बढ़ेगा। ठीक है। तो बरसात के समय में पित्त नहीं होगा, अब वो पित्त वाली चीजें खाएंगे बरसात में तो भी उनको नहीं होगा, वो धीरे धीरे जमा होगा और ठंड में जो है उनको पित्त की समस्या हो जाएगी। तो कहें कि भाई पूरा ये ठंड में जो है पित्त की समस्या हो गई, जबकि हो सकता है ठंड में उन्होंने पित्त का कुछ नहीं खाया, लेकिन ये ना पहले संचित हो चुका है इसके पहले वाले सीजन में। तो कोई भी सीजन में जो है ना आप जो है एक संतुलित भोजन कीजिए, क्योंकि आप जो एक्स्ट्रा आप खाएंगे फालतू का वो आगे आने वाले सीजन से उनकी मतलब वो दिखने लगेगा। आपको लगे कि भाई हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं आजकल, फिर ये कैसे कैसे हो रहा है, कैसे आजकल हमने कुछ पित्त बढ़ाने वाले उपाय नहीं किए लेकिन फिर भी मेरा पित्त बढ़ रहा है। तो इसका पहले वाले सीजन में किया तो वो सब जमा होगा। ठीक है। इसलिए हम लोग को अपना जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, फूड फूड का भी। वात का टाइम है, ठीक है, इसमें कुछ लोगों को आ, हो सकता है इशू, टाइमिंग दी गई है। दिन का समय स्वाभाविक रूप से तो पित्त का होगा। अब दिन का टाइम क्या है, 10 से तो 4 घंटा। अब उसके बाद वात का दोष बढ़ेगा 4 घंटा, तो 6 बजे तक वो भी रहेगा। और रात को कफ बढ़ जाता है। देखिए कफ वाले भी लोगों को जो रात को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। कफ दोष बढ़ जाएगा 6 से 10 बजे के बीच में। सपोज कि जो है दिन भर जो है कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में रहता है, लेकिन शाम होते होते ठीक हो जाता है, इसका मतलब दिन भर उसको पित्त था, पित्त बढ़ा हुआ था, शाम होते होते ठीक हो गया। तो ये चार्ट भी सोचने समझने की चीज है कि आप दोपहर में क्या खाना खा रहे हैं, इससे कौन सा दोष बढ़ेगा, या कभी भी खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज है जिस जो आपके दोष को बढ़ाने वाली। इन चीजों पर अवेयर होने की जरूरत है, बस अवेयर होना है। अच्छा, साम और निराम का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी समझ लीजिए। जब भोजन पच जाता है ना अच्छे तरीके से, ठीक है, आम रस के कारण जो है साम तथा निराम वात, वात जो है उसके दो प्रकार, साम और निराम वात।
साम और निराम, सामपित निरामपित, साम कफ निराम कफ। ठीक है, तो भोजन जब नहीं पचता है, ठीक है, तो जो अधपचा भोजन होता है ना, वो बन जाता है आम रस, आम जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये वात के साथ अगर मिल गया तो सामवात हो गया। सज और आम, स मतलब साथ, आम मतलब आम रस। तो जो अधपचा भोजन है, आप खाना खाए हैं सही से पचा नहीं है, तो वो जो है वात के साथ अगर मिल जाता है तो सामवात की समस्या शरीर में पैदा हो जाती है। ठीक है, अब जो है, अब सामवात का क्या लक्षण है कि स्टूल नहीं होगा, मलमूत्र नहीं होगा। ठीक है, और अपान वायु कमजोर हो गई है तो पेट से कचरा बाहर नहीं निकलेगा, और भोजन पचाने की क्षमता भी कम हो जाएगी, शरीर में सुस्ती बना रहेगा हमेशा, और पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आती रहेगी। ये हम कर सकते हैं कि ये सामवात का आक्रमण। और गुड़गुड़ाहट की आवाज, ठीक है, कमर में दर्द, पेट के पीछे कमर है, ठीक है, तो वहां भी दर्द। अब यही जो है ना, आम वात जो है वो ज्वाइंट्स वगैरह में जमा हो जाता है, तो फिर गठिया का कारण बन जाता है, स्वेलिंग आ जाता है ज्वाइंट्स में। ठीक है, और असाइटिस हो जाता है, पेट में जो है पानी भर जाने से हम लोग कहते हैं। अब जो है, जब पहली बार इस तरह का सेंसेशन हुआ, फीलिंग हुआ वात का, तो उस समय क्या किया हमने, प्रकृति ये उपाय नहीं किया, तो इसका प्रकोप और बढ़ जाएगा और शरीर में ये और फैल जाएगा। और वात जो है जब आमरस से जुड़ जाता है तो आम वात कहलाता है, लेकिन जब उसमें आमरस नहीं होता है तो वो निराम वात कहलाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो वात के लक्षण है, जैसे कि रूखापन, ठीक है, होना, ये सब होते हैं। तो ये मतलब कि आप जो वात होता है ना उसी को समझिए। तो वात जो है अगर इस कफ के साथ जुड़ गया तो ये आम वात हो जाएगा और इस तरह की बीमारियां हो जाएंगी। और पहचानना, ठीक है, साम पित्त और निराम पित्त सेम इसी तरह होगा। जब पित्त आम से रस के साथ मिल गया तो साम पित्त हो गया। अगर आम, जो पित्त जो है आम रस से कनेक्टेड नहीं है, स्वतंत्र है, तो निराम पित्त। ठीक है, जब आम रस, जो आम पित्त जो है, साम पित्त जो है ना वो खट्टा होता है। ठीक है, और पानी में जल्दी फैलता नहीं। पानी में एक जगह जो है अगर कफ पड़ा तो उतना ही में हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, और हरा काला टाइप का, और किसी को उल्टी हुआ पित्त निकला हरा काला टाइप का, तो समझ लीजिए उसको साम पित्त हो गया, मतलब कि उसके पित्त में जो है आमरस मिल गया है, अनडाइजेस्टेड फूड मिल गया है। अब ऐसे लोगों को खट्टी डकारे बहुत आती है और जलन होता है छाती और गले में, क्योंकि ये पित्त है ना। अब जो है पित्त में आमरस नहीं रहेगा तो बहुत ही तीता, गर्म और कड़वा स्वाद वाला होगा। ठीक है, और जल में जो है बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, और जब नहीं होता है तो फिर ये जल्दी जल में नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो है सामवित
अगर आपको लग रहा है कि जो पित्त निकला है, ठीक है, उसमें थोड़ा ब्लैकिश कुछ है या ग्रीनिश कुछ है ज्यादा, तो आप फिर उसके लिए उपाय कीजिए। ठीक है। अब केवल पित्त का प्रकोप होता है ना, तो उसको निराम पित्त कहते हैं, और ये कफ जब उसके साथ मिल जाता है ना, तो साम पित्त कहते हैं। ठीक है। तो साम मेनली साम पित्त जो है, ठीक है, वो तीता भोजन करने से दूर होता है। और निराम पित्त जो है मतलब कि जो मीठा या कैसाला भोजन है उसको करने से ठीक होता है। ये लिस्ट रहेगा तो आपको एक्चुअली समझना है, अभी एकदम याद तो नहीं रहेगा हमें। ये साम पित्त और निराम पित्त का हमने जो कॉन्सेप्ट समझा, उसी तरह से साम कफ और निराम कफ भी होता है। साम कफ मतलब जो भोजन अनपचा है वो कफ में मिल जाता है तो वो साम कफ हो जाता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ठीक है। और ये तो भूख को है दूर करता है, भूख नहीं लगती है। और इसमें जो है कफ जो है गले में चिपकने वाला होता है और उसमें दुर्गंध आती होती है। ठीक। ये ह्यूमिडिटी जो है ना, अ, जैसे देखिए अभी हमने वात को साम के साथ जोड़ा, मतलब कि आम वात जो है, ठीक है, आम रस, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब वात के साथ मिल जाता है तो उसको ह्यूमिड विंड कहते हैं। ठीक है। जब हीट के साथ मिल जाता है तो ह्यूमिड हीट कहते हैं। हीट मतलब पित्त के साथ। तो जो एक्यूप्रेशर के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को पढ़ा है, समझा है, वो क्या करेंगे, वो रिलेट करके देख सकते हैं कि हाँ भाई ये तो बात सही। तो वहां पे जो बीमारियां है ना वही यहाँ पे आती है। प्रकृति जो है कैसा है, ये आप देख रहे हैं, तीन ट्रायंगल जो है और नाशपाती। ठीक है। अगर छाती चौड़ा है कमर पतला है तो ये हो गया बात। अगर नीचे का पार्ट अगर ज्यादा है और ऊपर का कम है तो ये है पित्त। और कफ जो है आपका, अगर पियर शेप है बॉडी तो वैसा है। ठीक है। तो शरीर जो है आप देख के समझ सकते हैं कि आपका शरीर कैसा है। ये अपने शरीर को भी समझ के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं आपका नाशपाती के जैसा बल्कि तो नहीं है बॉडी, या फिर अपर पार्ट आपका कम है, लोअर पार्ट आपका ज्यादा है। ठीक है। ये भी हो सकता है। या फिर वात हो सकता है, ऊपर पार्ट जो है ज्यादा है लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे शरीर पतला होता जाएगा, तो ये वात के लक्षण। तो ये आप आसान से एक त्रिभुज, ये जो दो त्रिभुज और नाशपाती से जो है समझ सकते हैं। मैंने कई लोगों को ये बताया और इससे उनको समझने में बहुत आसानी हुई है। तो ये जो है हमने कुछ दूसरी दूसरी बुक्स से जो है लिया है। आप इस कंटेंट को आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का जो शरीर है उसमें वात पित्त और कफ तीनों की मात्रा होती है, इनको एक डोमिनेटिंग होता है। तो आप इस चार्ट का प्रयोग करके जो है आप अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को जो है ये आप समझ सकते हैं। अब जैसे कि इसमें 13 गुण बताए गए, कुछ 5 गुण, कुछ 10 गुण, उस तरह से बताएंगे। तो हर तरह का चार्ट उपलब्ध होगा नेट पे, तो ये चार्ट जो है आपको जब मिलेगा तो आप इसको देखिएगा। अब आपका शरीर कैसा है, क्या पतला दुबला है, ठीक है अगर है तो
क्या मध्यम आकार का है तो यहाँ, अगर शरीर थोड़ा ज्यादा भारी है तो यहाँ पे टिक करेंगे। बाल कैसे हैं आपके? रूखे बाल है, सूखे सूखे लगते हैं, या फिर सामान्य भूरे बाल हैं जो हल्के जो लाल रंग के होते हैं, ठीक है। और या बहुत घुंघराले बाल है, चिकने बाल, तो बहुत घुंघराले बाल जो है कफ की श्रेणी में आते हैं। आंखों में हमेशा जो है सूखापन रहता है या लालिमा रहती है, सुंदरता रहती है। ठीक है, तो इस चार्ट का उपयोग करके बस आपको टिक करते जाना है। चाल कैसे आपकी, तेज चाल से चलते हैं तो वात होगा, मध्यम गति से चलते हैं तो पित्त होगा, और एकदम धीरे धीरे सोचते सोचते चलते हैं तो ये जो है कफ होगा। बहुत जल्दी याद करते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वात प्रकृति। अब बताइए आपका कैसा याददाश्त? और लंबे समय तक जो है नहीं याद रहता है, मतलब याद रहता है, भूलते नहीं है, तो ये कफ प्रकृति के लोग हैं। और सामान्य याददाश्त जो है कफ पित्त प्रकृति के लोग हैं। मानसिक स्थिति जो है जल्दीबाजी में, जितने हड़बड़ी में काम करने वाले लोग हैं वात प्रकृति के, ठीक है। और धीरे धीरे पेशेंस के साथ काम करने वाले लोग सब कफ प्रकृति के हैं। और अच्छा सोचने वाले विचारवान व्यक्ति जितने भी है ना पित्त प्रकृति में आते हैं, ठीक है। और विचार करने की क्षमता ये पित्त प्रकृति वाले लोगों की होती है, काम करने की क्षमता होती है उनमें, ठीक है। नींद जो है बहुत हल्की है तो वात है, बहुत गहरी है तो कफ है। अब सर्दी का मौसम अच्छा नहीं रहता है आपको तो वात है, गर्मी का मौसम अच्छा नहीं लगता है तो आपका पित्त है, और बरसात का मौसम और सर्दी का मौसम दोनों जो है आपको दिक्कत वाले लगते हैं तो ये तो कफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस चार्ट को देखकर जो है अपने वात पित्त कफ को जो है आप निर्धारित कर सकते हैं। आप अपना स्कोर जो है हमें जरूर शेयर कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको सभी को ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद भी चूंकि क्लास है इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन का चांस नहीं बनता है, फिर भी आपको अनम्यूट किया जा रहा है 5 मिनट के लिए, आप लोग अपना सवाल कर सकते हैं। क्योंकि अगला क्लास जो है ना 4 बजे स्टार्ट होने वाला है, वो आपका कंप्लीट हो जाए इसके लिए सर टाइम एक सवाल। लगना चाहिए। हाँ बोलिए। हाँ, आपने कफ प्रकृति में अभी पहले लेक्चर लिया था ना, तो बताया था कि ज्यादा पानी पीना कफ प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, ऐसा बताया था। मीन्स वो पीडीएफ में था। और अभी तो सुबह पियो शाम पियो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ऐसा मीन्स गर्म पानी पीना चाहिए खाने के बाद या सुबह उठते ही, या फिर ज्यादा 10 से 12 लीटर पानी पीना चाहिए। तो उसमें हमें क्या समझना चाहिए कि कितना पानी पीना चाहिए? 10-12 लीटर पानी नहीं पीना है। 10 ग्लास, सॉरी 10 ग्लास सॉरी। तो हाँ 10 ग्लास, ये एक्चुअली क्या है ना, पानी जो होता है ना जब ठंडा होता है तो कफ बढ़ाने वाला होता है, और वात भी ये जब गर्म होता है ना तो कफ काटने वाला होता है, अच्छा, वात को भी काटने वाला होता है। तो ये सबके साथ नहीं है, पित्त वाले रोगियों को तो गर्म पानी पीना ही नहीं है, ठंडा पानी पीजिए चलेगा, है ना। तो आपका जैसा दोष है उसके हिसाब से पानी चलेगा। अच्छा, पानी को उबाल के रखने चाहिए, है ना। हाँ, और उबाल के रख दीजिए पानी, आप ठंडा पीजिए चाहे गर्म पीजिए, लेकिन पानी उबला हुआ होना चाहिए एक बार, अच्छा, ओके, ठीक है। ये चीज हाँ, है, अच्छा, और उबाल के रखिए, और उसके बाद जो है आप उसको पीजिए। ठंडा करके भी पी सकते हैं, जिनको पित्त प्रकृति है वो ठंडा करके पियेंगे, जिनका जो है वात प्रकृति है वो भी पी सकते हैं, ये गुनगुना ही पर पियेंगे वो भी, और कफ प्रकृति वाले लोग भी गुनगुना ही पियेंगे, अच्छा, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। क्योंकि इससे गर्मी जो है ना वात को भी काटती है और कफ को भी, हाँ, ठीक है। तो पानी पीना है एकदम, ऐसा जरूरी भी नहीं है, जरूरत के हिसाब से पानी। और खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना है, ऐसा है ना?
खाने के आधे घंटे के बाद ही पानी पीना है कभी भी, हाँ, किसी भी हाँ, चीज। ओके, हाँ, ठीक है, हाँ। खाने के तुरंत बाद अगर आप भोजन करते हैं तो खाना पचेगा नहीं और फिर वो वात रस जो है पैदा होगा। ठीक ओके। है, आम रस पैदा होगा। ठीक है, और कोई देख लिए हैं आप लोग भी, कोई भी तो जब पैदा होता है तो तुरंत अचानक से प्रकोपित नहीं हो जाता है, एक पूरा सीजन लगता है उसको जमा होने में। फिर अगला सीजन जब आता है तो उसमें जो है ना वो अपने जो है लक्षण दिखाता है। तो आप पिछले सीजन में जो कांड किए हैं ना, उसकी सजा आपको इस सीजन में मिलेगी। और इस सीजन में जो आप कांड कर रहे हैं ना, आराम करेगा आपको तो कुछ नहीं हो रहा है, वो अगले सीजन में आपको पता चलेगा। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर स्प्राउट किस में आता है? स्प्राउट आप जो है ये जब अनाज आप लेते हैं ना, ठीक है, मूंग स्प्राउट जैसे। ठीक है, ये कफ को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, कफ को बढ़ाने वाला होगा इन द सेंस कि इसमें अमीनो एसिड होता है ना, ठीक है, जो प्रोटीन का एक डाइजेस्टेड फॉर्म। ठीक है, जब आप प्रोटीन को पचा रहे हैं उस समय तो आपको पित्त की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर पचा ही वो हो ऑलरेडी तो आपको वो खाएंगे तो वो कफ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो पहले फ्रूट खाना चाहिए या स्प्राउट खाना चाहिए? दोनों मिला के खाइए, यही तो कॉम्बिनेशन भी है ना। तो हमारे अच्छा। यहाँ क्या है ना कि सबका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जैसे चावल और दाल का कॉम्बिनेशन हाँ। है ना, उस तरह गुड़ और हाँ। चना का कॉम्बिनेशन है। जब कॉम्बिनेशन होता है ना तो एक दूसरे के जो है मतलब कि दोस्त को काटते हैं। तो हमें जो है ना वो कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। जैसे अभी देखिए मीठा कफ को बढ़ाने वाला है, ठीक है, और सूखा जो है कफ को घटाने वाला है। तो शाम को जो है ना किशमिश और चना का जो चवैना लिया जाता है। अगर किसी को ब्लड वगैरह की कमी है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो किशमिश हम देख रहे हैं कि ये मीठा है, कफ वर्धक है, और सूखा हम चना ले रहे हैं जो कि कफ नाशक है। सूखे चीज हमने बताया कफ नाशक है। तो ये जो है आप उसके हिसाब से अपना तय कर लेंगे कि कॉम्बिनेशन बनाना। हम लोग कॉम्बिनेशन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक, हम कोशिश करेंगे कल कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करें, जो कॉम्बिनेशन हम लोग के बहुत काम आने। ओके सर ओके, थैंक यू। हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, जो ये आँव होती है इसका क्या कारण होता ये अनडाइजेस्टेड फूड है, है? अनडाइजेस्टिव भोजन के कारण। भोजन नहीं पचेगा ना, वही आम बनेगा जिसको हम लोग आम बोल रहे हैं ना, जी। आम रस बोल रहे हैं, आम साम वात निराम वात, जो आम बोल रहे हैं ना उसी को आगे जाके आम भी बोलते हैं। वो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, उसका रूट कारण यही है। ठीक ओके। है, एक हुआ आम, आम जो जो चिकना श्लेष्मा निकलता है, हाँ। ठीक है, तो वो आम हुआ। तो वो क्यों है? खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीने से वो होता है, हाँ। या खाना खाने के बाद पंखा में एसी में सो जाना, हाँ। ठीक है, तो उससे आम पैदा होता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, और कुछ? सर गांठें बन जाती हैं लिम्फ नोड्स। कफ, कोई भी गांठ है तो क्या है? कफ। यही आम जो है ना मौका मिलेगा किसी जगह जाके जमा हो जाएगा। तो मेन समस्या है कि भोजन जो है अगर आप कर रहे हैं वो पच जाए, बीमारी खत्म, कोई बीमारी नहीं। और भोजन जब नहीं पचेगा तभी जो गांठ वगैरह आपको उत्पन्न होगी। ठीक है, क्योंकि गांठ क्या है, वो कफ है जिसे खास जगह में जाके जम जाता है। ठीक है, तो कफ को हटाने का उपाय जो है वो करेंगे। बीमारियों की मुख्य रूप से यही जड़ है। ठीक है, तो हम जो गांठ है, देखिए गांठ को गलाने का एक अच्छा है गौमूत्र, अच्छा उपाय आपको बताते हैं। किसी भी तरह का गांठ हो, ट्यूमर हो, आप गौमूत्र लीजिए 4 चम्मच एलोवेरा, और आप गेहूं का ज्वारा जो है ना उसका रस भी 4 चम्मच मिला सकते हैं। ये 3 कॉम्बिनेशन जो है किसी भी तरह के गांठ को दूर करने का है। और पावरफुल बनाना है तो 5 पत्ता तुलसी का आप उसका जो है रस निकाल के डाल सकते हैं।
और नीम का 5 पत्ता। ये जो है आपको किसी भी तरह के गांठ को दूर करने के लिए पर्याप्त। रेगुलर लीजिए, आपके शरीर में बहुत ही बेहतरीन जो है आपको काम सर करेगा। ये आपने कॉम्बिनेशन अभी जो बताया वो सब लोग ले सकते हैं कि खाली गांठ है उसको ही लेना है? शरीर में कुछ भी एक्सेस हो ना उसको ये कम कर सकता है। आपका वजन बढ़ा हुआ उसके लिए भी। ठीक है। ओके, गौमूत्र ले सकते हैं रोज गर्मी में? हाँ देखिए, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। एलोवेरा के और गौमूत्र और जो गेहूं के ज्वारे का रस होता है ना, हाँ हाँ हाँ, उसकी बात की जा रही है। ठीक ओके। है, वो मिल जाता है आसानी के साथ। और नीम और तुलसी है। सर बराबर पांचों क्वांटिटी? साथ में करके ले सकते हैं बराबर क्वांटिटी में? यस यस, हाँ हाँ, तो ये पंचामृत हो जाएगा। ठीक है, 4-4 चम्मच। अच्छा, पानी भी बराबर मात्रा में लेना है। 4 चम्मच एलोवेरा जूस, 4 चम्मच गौमूत्र, और 4 चम्मच अगर पाउडर है गेहूं के ज्वारा का तो 1 चम्मच, और अगर लिक्विड है तो 4 चम्मच, है ना। और ओके। तुलसी और नीम 5-5 पत्ती जो है उसको पीस के मिला लीजिए। जितना है उतना पानी डालिए, गुनगुना पानी डालिए। ठीक है, ये किसी भी तरह के गांठ को दूर करने में, इवन जो है आपका जो ब्रेस्ट में जो गांठ हो जाता है उसको भी ये दूर करेगा। तो सर ये खाली पेट लिया जाएगा या किसी टाइम भी खाली लिया? पेट ही लेंगे इसको। हम्म, ठीक है। हम्म। और इससे एक चीज और है, आप जैसे किसी को रसौली वगैरह हो जाता है, वो भी गांठ है ना, तो हल्दी जो है भून लीजिए। ठीक है, और गुड़, हल्दी प्लस गुड़, जो पीरियड्स के जो गांठ होते हैं उनके रसौली जो हो जाती है उसको दूर करने के, पीसीओडी के लिए। ठीक है, इसको आप लीजिए, इसका बेहतरीन। पीसीओडी के लिए हल्दी और गुड़? हाँ, हल्दी और गुड़ लीजिए तो पीसीओडी के। सर इसकी तो गोलियां बनाई जा सकती हैं? खाना खाने के बाद आधा चम्मच ले लीजिए, 1-1 चम्मच ले लीजिए। हम्म, खाने के बाद ही लेना। हम्म। खाना खाए उसके बाद दोनों मिला के 1-1 चम्मच जो है आप चबा के खत्म कर दीजिए। एक चम्मच? जिसको समस्या है उसको 1-1 चम्मच, बहुत ज्यादा समस्या है तो नॉर्मली 1 चम्मच दोनों मिला के आराम से ले सकते हैं। सर पीठ के पीछे रसौली है तो ये हल्दी और गुड़ का यही खाना है ना? हल्दी गुड़, हाँ हल्दी और गुड़, हाँ हाँ। ले सकते हैं। अच्छा, ओके। सर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो पूरे मौसम में चल सकता है? बाहर तो गर्मी सर्दी है लेकिन अंदर तो ठंडक है ना। सर ये भूखे पेट लेना है हल्दी और गुड़ के खाना खाने के बाद? खाना खाने के जस्ट बाद। ओके। प्रणाम सर, ये सुबह शाम सर खाना है क्या? खाना खाने के बाद खाना है। मतलब सुबह खाएं खाना खाने के बाद और शाम को खाएं खाना दिन खाने में 3 बार खाते हैं तो 3 बार खाइए। तो पथरी हो तो गॉल ब्लैडर में? गॉल ब्लैडर में पथरी हो तो बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए। उड़हुल का पत्ता जो है ना, उड़हुल का पत्ता जान रहे हैं? कौन सा? उड़हुल, जिरहुल जिसको कहते हैं। पत्थर हजम सर। हाँ, तो उसका पत्ता जो है ना उसका मतलब कि सुखा कर उसका पाउडर पीने से आपका सर पत्थर अजूबा का सर क्या? उड़हुल मतलब लाल लाल जो काली माँ को जो चढ़ता है ना फूल, वो गुड़हल देवी माँ वाला फूल। लाल हाँ, गुड़हल 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 हिबिस्कस बोलते गुड़हल हैं। गुड़हल। आप एक काम कीजिए ना, जो गुड़हल का फूल जैसे माला चढ़ती है ना, तो आप माला 2-4 माला खरीद के ले आइए गुड़हल का। ठीक है, उसको सुखा दीजिए, 1-2 दिन में सूख जाएगा। तो उसका जो पाउडर जो है ना 1 से 2 चम्मच आप डेली जो है पानी में मिला के पी सकते हैं। अच्छा, खाली पेट या कैसे? खाली पेट। तो गुड़हल तो तासीर में ठंडा होता है ना? ये पित्त के लिए, ये स्टोन के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा, जैसे मल्टीपल स्टोन है गॉल ब्लैडर में। सर ये
दोनों पथरियों में, मतलब कि किडनी में और गॉल ब्लैडर दोनों में काम आ सकता है? दोनों में काम आता है, लेकिन ये स्पेशली ज्यादा कहा जाता है। तो गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए यही ठीक है या कुछ और भी साथ में इसके लिया जाए? इसको आप पहले ले लीजिए, एकदम नेचुरल वे में आपको मिलेगा। इसमें अब जब आप ये लीजिएगा ना तो दवाओं में मिलावट हो सकता है, इसमें तो मिलावट नहीं मिलेगा आपको। सर जैसे सुखा नहीं सकते तो क्या गीला भी खा सकते हैं, जैसे धूप नहीं है? कुछ लोग उसका जूस बनाकर पीते हैं, हमने इस्तेमाल नहीं किया है इसलिए हम अभी बता नहीं सकेंगे, लेकिन लोग सर जूस छाँव में अच्छे से सूख जाता है सर। घर के ये अंदर भी एक्चुअल हमेशा नहीं सूख सकता ना, गर्मियों में सूख जाएगा, जाड़े में नहीं सूखेगा, बरसात में नहीं सूखेगा, तो क्या? स्टॉक बना के रखिए ना नहीं, पहले गर्मी में। अभी जो मौसम है ना उसकी बात कीजिए, ठीक है। इसको हम कितने टाइम तक लगातार ले सकते हैं? आराम से महीना भर ले सकते हैं आप। तो उसमें रिजल्ट नजर आएगा? हाँ आना चाहिए। आपने गुड़हल का फूल बोला है, गुड़हल? जो काली माँ को जो फूल चढ़ता है लाल वाला, दुर्गा जी को? जिसके जिसके जी, बीच में गुड़हल। से वो कुछ निकलता है वो? जी गुड़हल, ठीक समझ रही हैं हाँ। आप, गुड़हल है। ओके ओके ओके। अब काली माँ का फोटो सर्च कीजिएगा तो वो फूल आ ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं। जी सर। सर जो आपने पीसीओडी के लिए कहा, हल्दी और गुड़, हाँ। इसको एक एक चम्मच सर खाना है? आधा आधा चम्मच, ठीक है। ये आपने एक गुड़हल चम्मच का फूल बोला या गुड़हल का पत्ता? फूल और पत्ता दोनों काम आता है, दोनों। ठीक है। डकारे ज्यादा ज्यादा आती हो तो? डकारे क्यों आती है? लीवर का गर्मी बढ़ा हुआ होगा तभी तो। पाँच ऊपर पेट भी हल्का दर्द होता है, ज्यादा नहीं हल्का दर्द होता है, डकार भी आती है तो? तो सबसे पहले तो अगर ये है ना तो आप क्या किया कीजिए ना, डकार बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। पेट में बहुत ज्यादा गैस फॉर्म होता है और वहां पर बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, वो भी गैस को बनाते हैं। तो जिस तरह से एंटीबायोटिक आप लेते हैं ना गैस वगैरह हो जाता है ना, उसी तरह से आप ले सकते हैं अदरक का रस। अदरक का रस जो है आपको इस गैस को कम करने में मदद करेगा, ये एंटीबायोटिक, ठीक है। तो अदरक को आप उबाल के जो है चाय के जैसा पी सकते हैं, ठीक है। हाँ। और फैटी लिवर के लिए क्या करें? हाँ अभी क्या कि नेक्स्ट क्लास का भी लिंक जो है अभी देना है, ठीक है। 4:30 बजे से उसका कभी क्लासेस स्टूडेंट का आप लोग को ज्वाइन करना है। कल 3 बजे बाकी जो सवाल हैं आप लोग रखिएगा, उसको आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं जो सवाल आपको करना हो, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कल हम लोग इस पर आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग आयुर्वेद में कल फाइनल क्लास होगा, हम कोशिश करेंगे जितने भी 7 धातुएं हैं और जितने मल और जितने भी उपधातुएं सबको जो है अच्छे से बता दें। तो कल फाइनल क्लास कर रहेगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक सिर्फ है। पीडीएफ डाल देना, भूलना नहीं। हाँ ग्रुप में हम डाल देंगे, ओके। ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। थैंक यू नेक्स्ट क्लास सर।